So, gentlemen, welcome back for the third and last session for today, fire safety training. हम सेफ प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं फायर सेफ्टी में हमें कैसे इंश्योर करनी है सेफ्टी विद डिफरेंट सेफ प्रैक्टिसेस प्रैक्टिकल सेफ्टी कुकिंग सेफ्टी और फायर एक्सटिंग्विशर्स का सेफ यूज क्लासेस को पहचानना आग की जो टाइप्स हैं उनकी टाइप्स को पहचानना और साथ साथ फिर ट्रेनिंग अवेयरनेस को इंश्योर करना ताकि हम इस आग जैसी बला से दूर रहे employee training provide fire safety training to all employees including how to use fire extinguishers and what to do in case of a fire मतलब इसमें क्या फायर की सूरत में क्या कुछ करना होता है वो हमारा जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है उसके अंदर सारी डिटेल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बट ये कि ये सारी ट्रेनिंग आपने अपनी तमाम एम्प्लॉयज को सिर्फ ये नहीं कि फायर सेफ्टी या हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों के लिए ये ट्रेनिंग नहीं ये तमाम लोगों के लिए ये जरूरी होती है फायर सेफ्टी इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ द फायर हैजर्ड्स ठीक है फायर हैजर्ड्स क्या होते हैं जो फ्यूल सोर्सेज होते हैं ठीक है या आग के नतीजे नतीजे में जो नुकसान होते हैं इंजरीज होती हैं बर्न्स होती हैं एक्सीडेंट्स होती हैं या मतलब है कि सफोकेशन से डेथ्स होती हैं फेटालिटीज होती हैं वो सारे उसके हैजर्ड्स होते हैं ठीक है ना तो उनका पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है तमाम एम्प्लॉयज को और ये ट्रेनिंग और अवेयरनेस के जरिए आप उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स जैसे मैंने आपको वो बताया ना कि पास का जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है उसको हमेशा जेहन में रखें और प्रैक्टिकली भी उसकी प्रैक्टिस भी करें किसी जहाँ पे भी आपको मौका मिल जाए आप एक फायर सिलेंडर को खुद पकड़ के उसकी पिन को पुल अप करें और उसकी नोजल को बेस के ऊपर टारगेट करें और फिर इसको जो लीवर्स होती हैं हैंड लीवर्स उनको प्रेस करें तो उसके अंदर से वो अमूमी तौर पे हम लोग तो जब भी फायर ड्रिल करते हैं या करवाते हैं तो हम लाजमी डेमो करते हैं मतलब एक या दो सिलेंडर प्रैक्टिकली वहाँ पे यूज करवाते हैं लोगों को ताकि वो मतलब लोगों की झिझक खत्म हो बात का है कि थियोरेटिकली आपको चीज पता होती है लेकिन प्रैक्टिकल जब आप करने लगते हैं तो आपको समझ नहीं आती है करना चाहिए तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करवाई ठीक है ना correct extinguisher users it is vital to use the correct type of the extinguisher ये कैसे correct यूज करेंगे आप कि जब आपको क्लासेस ऑफ फायर्स का पता होगा टाइप्स का पता होगा किस टाइप की फायर है और उसके लिए कौन सा सिलेंडर यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए यूजिंग द रॉन्ग एक्सटिंग्विशर्स कैन लीड टू री इग्निशन और एक्सिलरेट द फायर यानी वो दोबारा आग वहां पर बढ़ सकती है और फैल सकती है अगर रॉन्ग आप यूज करेंगे पास टेक्निक जैसे मैंने पहले आपको बताया इसका यूज बहुत एहतियात से समझदारी के साथ करना चाहिए ठीक है ना और अगेन एंड अगेन वहाँ पे इवन के जहाँ पे फायर सेफ्टी का नोटिस बोर्ड होता है ये जो हेल्थ सेफ्टी के मैनेजर्स होते हैं ऑफिसर्स होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि फायर सेफ्टी की वहाँ पे पॉलिसी भी लगी है फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो वो भी लगा हुआ हो फिर जो एमरजेंसी इवैक्यूएशन का प्लान है वो भी लगा हुआ हो और साथ साथ मतलब ये जो इक्विपमेंट वहाँ पे यूज होता है उसकी भी डिटेल मौजूद है और इन केस एमरजेंसी हो जाती है अपना रास्ता तो इवैक्यूएट कैसे करना है उसका सारा डिटेल वहाँ पे मौजूद होना चाहिए अब आ जाते हैं कि हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इमरजेंसी एक्शन प्लान ये एक्शन प्लान हम तब बनाते हैं जब हम ऊपर के जो क्वेश्चन जिनके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करके आए हैं कि फायर की नेचर को अंडरस्टैंड करना है और डिफरेंट किस्म का इक्विपमेंट जो यूज होता है फायर को स्प्रेस करने के लिए उनका हमें पता हो ये सारी चीजें पता होगी तब हम फायर सेफ्टी इमरजेंसी प्लान जो है वो तरतीब दे सकेंगे ठीक है ना तो सबसे पहले तो स्ट्रेटजी बनानी होती है फायर प्रिवेंशन की अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाती है ठीक है रेगुलर इंस्पेक्शंस करें कंडक्ट रेगुलर चेक्स ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट सच एज स्मोक डिटेक्टर्स फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड स्प्रिंकलर सिस्टम जिसको हम सेफ्टी इंस्पेक्शन कहते हैं ना ये वो पार्ट है ठीक है ना इन की मतलब है कि ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए फायर इमरजेंसी प्लान का हिस्सा होनी चाहिए आपके इमरजेंसी प्लान के अंदर ये चीज शामिल होनी चाहिए कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की रेगुलर इंस्पेक्शन इंश्योर हो जितना भी लगा हुआ आपका ठीक है ना हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए वही आपकी जो मतलब इंस्पेक्शन जो चेक लिस्ट होगी उसके अंदर ना सिर्फ उस इक्विपमेंट का टाइटल आएगा कि कौन सा इक्विपमेंट है बल्कि उससे रिलेटेड अगर कोई हैजर्ड है वहाँ पे तो वो भी मेंशन होगा इससे आपको पता चल जाएगा कि
वहाँ पे इस इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई मेजर है कि नहीं है, ठीक है ना। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट होनी चाहिए, इमरजेंसी एक्शन प्लान का हिस्सा होना चाहिए। मतलब आप अपना जब इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाएंगे तो उसमें ट्रेनिंग का फैक्टर लाजमी रखेंगे। आप तमाम लोगों को ना सिर्फ फायर से अवेयरनेस देंगे, फायर से रिलेटेड टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस के ऊपर उनको अवेयरनेस सेशन देंगे, बल्कि उनको इवैक्यूएट कैसे करना है उसका तरीका भी बताएंगे, और फायर ड्रिल कैसे करनी है, असेंबली पॉइंट में असेंबल कैसे होना है, रीऑर्गेनाइज कैसे होना है, अगर जरूरत पड़ती है फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने की तो कैसे करना है, क्लासेस ऑफ फायर कैसे इनको आपने आइडेंटिफाई करवानी है, उसका नॉलेज देना है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब आप जो इमरजेंसी के प्रोसीजर है वो कौन कौन से होते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, इसमें क्या है जी कि इंस्टॉल फायर अलार्म, ठीक है। ये आपका जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है ये उसका पार्ट है कि आप डिटेक्शन का जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंश्योर दैट फायर अलार्म सिस्टम्स आर इंस्टॉल्ड throughout the building, especially near sleeping areas and common spaces, ठीक है। स्लीपिंग एरियाज वो होते हैं जहाँ पे कभी कभार भी जाता है, कोई आपका स्टोर है पुराना है जहाँ पे आम लोग ज्यादातर लोग नहीं जाते, वीरान पड़ा रहता है, ठीक है ना। या कॉमन स्पेसिस या बहुत ज्यादा यहाँ पे झंझटा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो एरिया खास कर वल्नरेबल होता है फायर हैजर्ड के लिए। तो वहाँ पे डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करें, टेस्टिंग प्रोसीजर बनाए, कंडक्ट मंथली टेस्ट ऑफ द फायर अलार्म सिस्टम, इंश्योर दैट इट इज मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द लोकल कोड्स, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ना ये आप अपने इमरजेंसी प्लान के अंदर शामिल करेंगे कि जी फायर सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए इनकी मंथली। उसके बाद नोटिफिकेशन प्लान इफ फायर इज डिटेक्टेड, अगर फायर कहीं डिटेक्ट हो गई है, पता चल गया फायर हुई है, तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। कॉल द लोकल फायर डिपार्टमेंट इमीडिएटली, ठीक है ना। मतलब आप अपने तौर पे तो इसको बुझाने के इंतजाम करें, वो अपनी जगह पे आप करें, लेकिन साथ साथ ही आपका जो रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म है एक्टिवेट हो जाना चाहिए, और जो फायर डिपार्टमेंट है उसको भी इतला कर देनी चाहिए। एक्टिवेट दी फायर अलार्म सिस्टम टू अलर्ट एवरीवन इन द बिल्डिंग। एक तो फायर डिपार्टमेंट को कॉल करनी है, फायर ब्रिगेड को, फिर अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करनी, ताकि अगर आपके ऑफिस के किसी एक एरिया में अगर आग लगी है तो बाकी पूरी बिल्डिंग को पता चल गया कि यहाँ पे आ गया, ताकि बाकी लोग जो है इंतजार ना करते रहे कि फायर उनका आ गया, वो फौरन वहां से इवैक्यूएट कर दें, ठीक है ना। इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है कि सेफली, जैसे मैंने आपको उषा में भी बताया था ना कि वो मतलब इमरजेंसी एक्शन प्लान की हमने जो डिटेल से बात की थी कि उसके तीन पार्ट होते हैं। एक आपका वो एरिया जहाँ पे आप खड़े होते हैं, पार्ट जो होता है इमरजेंसी पाथ जो होता है, एक इमरजेंसी एग्जिट डोर होता है, एक फिर उसका डिस्चार्ज होता है जो फिर सेफ असेंबली पॉइंट तक जाता है। तो ये आपका जो इवैक्यूएशन प्लान होता है ना उसमें क्या होता है कि इवैक्यूएशन रूट्स जो होते हैं वो आपके डेजिग्नेटेड होते हैं, मतलब मार्क होते हैं, साइन लगे होते हैं उसके ऊपर, डेजिग्नेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज रूट्स ऑन ईच फ्लोर आर दी बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद यूज क्लियरली मार्क एग्जिट साइंस लीडिंग टू सेफ एग्जिट पॉइंट्स, मतलब जहाँ पे आप जहाँ से आप एग्जिट होना है वहाँ पे लेबल लगे होने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा रेड कलर का एग्जिट का लेबल लगा रहता है, या डायरेक्शन दी होती है एरो की कि इस तरफ से आपने मूव करना है और इधर एग्जिट की तरफ जाना है। इंश्योर आर एस्केप रूट्स आर अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड वेल lit, ये भी वहाँ पे लाइटिंग का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, जहाँ पे आपकी इमरजेंसी एग्जिट रूट्स हैं उनके अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। वो हमने पूछा भी नहीं पड़ा था। मीटिंग प्लेसेस कौन से होते हैं जी आपके, स्टैब्लिश सेफ असेंबली पॉइंट आउटसाइड दी बिल्डिंग, मतलब अगर आपने बिल्डिंग से इवैक्यूएट करना है इनकेस ऑफ इमरजेंसी, फायर हो गई है, अलार्म बज गया, तो फौरन आप सारे लोग आग बुझाने में नहीं लग जाते। आग बुझाने में वो लोग लगते हैं जो ट्रेन होते हैं, फायर सेफ्टी की टीम भी होती है, फायर वार्डन्स होती हैं, या जिनको सिलेंडर चलाना होता है वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग इवैक्यूएट करते हैं वहां से। फायर सेफ्टी जो भी सेफ्टी का अफसर होता है वहाँ पे मैनेजर होता है, उसने दोनों साइड पे काम करना होता है, अपनी टीम के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखना होता है, रिपोर्टिंग भी करनी होती है एजेंसी के साथ, फायर एक्सटिंग्विशर को भी यूज करवाना होता है और इवैक्यूएट भी करवाना होता है सेफली। दिस शुड बी एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रक्चर। अब ये जो असेंबली पॉइंट होता है ये आपकी बिल्डिंग से बाहर होता है, जिसको सेफ मीटिंग प्लेस कहते हैं कि आप बिल्डिंग प्लेस के बाद से आप बिल्डिंग में आग लगी है तो सेफली आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे आग आपको ना पहुंचे। इसी तरह फिर आप अपनी तमाम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अपना इमरजेंसी एक्शन प्लान का हिस्सा बने।
assigning specific roles to employees as such as किस तरह की 5 items की roles and responsibilities लिखी कि उन्हें क्या करना है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जिसने फोन करके फायर डिपार्टमेंट को बुलाना, इमरजेंसी वाले को फोन करना, हॉस्पिटल वाले को फोन करना, सीनियर मैनेजमेंट को फोन करना, किसी और को इत्तला करनी है, तो वो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन प्लान भी बहुत जरूरी होता है, हमारे इमरजेंसी एक्शन प्लान का पार्ट होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तमाम जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं अपडेटेड, उनको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, उनकी लिस्ट मेंटेन करते हैं, मेंटेन एंड अपडेटिंग लिस्ट ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स इंक्लूडिंग लोकल फायर सर्विसेज, पुलिस एंड मेडिकल फैसिलिटीज। Alert systems use a public address systems are implemented to communicate evacuation instructions during an emergency. ये अमूमन बिल्डिंग्स में अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे टेलीफोन कॉल इंटरकॉम भी लगे होते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होते हैं। एक तो फायर अलार्म होता है ना, कि मतलब वो फायर अलार्म भेजना चाहिए कि जैसे कि कोई धुआं होता है या कोई आग होती है तो वो भेजना चाहिए, लोग अलर्ट हो जाते हैं। दूसरा एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, स्पीकर्स लगे होते हैं आपके तमाम फ्लोर्स के ऊपर। उस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू जो फायर सेफ्टी के लोग होते हैं वो लोगों की गाइड कर रहे होते हैं कि भाई जो है वो लिफ्ट यूज ना करें, फलां साइड पे जाएं, मगरिब में जाएं, मस्जिद में जाएं, इस तरह से मीडिया जो फायर एग्जिट है। और कुछ लोग उधर से एवैक्यूएट कर दिया, कुछ मगरिब वाली साइड पे चले गए, असेंबली पॉइंट में करते गए। मतलब वो इंस्ट्रक्शन वहाँ से पास हो रही होती है आपके public address system से। Updated and feedback after incident, communicate with employees or residents about what occurred and they change to the emergency plan। अब ये भी होता है कि आप अपने मतलब कि जो कम्युनिकेशन प्लान होता है उसके अंदर ये भी देखते हैं कि अगर फायर हो गई है और आपने दोबारा मतलब अपनी आगे अपनी सेफ्टी अपनी वर्क स्पेस के अंदर और आप लेसन लर्न किया हुआ उससे, मतलब आप नेक्स्ट टाइम प्लानिंग के लिए क्या आपने गलतियाँ की उस दौरान में, किस वजह से लेट हुए, कहाँ पे आपने सही तरीके से रिएक्ट नहीं किया, वो सारी चीजें आप डिस्कस करती हैं और अपनी प्लानिंग को बेस करती हैं मजीद। जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें अपने वर्कर्स को, जो पास वाले पार्टी होते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी को जो है वो इंश्योर करें, इंश्योर दैट फायर एक्सटिंग्विशर्स आर इजीली एक्सेसिबल एंड पोजीशन इन की एरियाज एट रिस्क ऑफ फायर। मतलब जहाँ पे जिस किस्म की फायर का अंदेशा है उस टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर रखें, अवेलेबल होनी चाहिए। स्पेशल कंसिडरेशन आपके इमरजेंसी एक्शन प्लान में क्या होगा अभी, खासकर वल्नरेबल ऑक्यूपेंट्स होते हैं, खासकर डिसेबल लोग होते हैं, ये आपको पता है ना, मतलब कोई माजूर है, कोई टांगों से माजूर है, कोई बेचारा और जेबी मजदूर भी हो सकता है। अब उनको आपने कैसे वैक्यूएट करना है, उनके लिए भी आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर आपके पेट्स वगैरह मौजूद हैं आपके वर्क साइट के अंदर, कोई पालतू जानवर रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, उनका भी आपने ख्याल रखना है अपने इमरजेंसी प्लान के अंदर, उनको भी शामिल करना कि उनको आप सेफली वहां से कैसे रिमूव करेंगे इन केस ऑफ फायर। पोस्ट इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स क्या होता है कि जब आपकी इवैक्यूएशन हो जाती है, मतलब सेफली आपके लोग इमरजेंसी एग्जिट प्लान पर अमल करते हुए असेंबली पॉइंट पे चले जाते हैं, तो आप उनकी वहाँ पे काउंटिंग करते हैं। आप ये देखते हैं कि तमाम लोग जो बिल्डिंग छोड़ के आए हैं वो सेफली सेफ वहां तक पहुंच गए हैं कि नहीं। अगर वो काउंटिंग मुकम्मल ना हो, जैसे अगर आपके 50 वर्कर्स से और 50 के 50 एम्प्लॉइज थी सेफली वहाँ पे असेंबली पॉइंट में पहुंच गए, आपने उनकी गिनती की वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि सारे सेफ हैं। अगर फलाना सा उसमें कोई कम है तो आपको तशवीश होनी चाहिए कि हो सकता है कि आग में अगर आग लग गई है वहाँ पे तो आग में ना कोई गिरफ्तार हो गया हो, उधर आग के अंदर ही ना कोई रास्ता जख्मी हो गया हो या कोई फंसा हुआ हो। तो इसलिए ये काउंटिंग करना बहुत जरूरी होता है असेंबली पॉइंट के अंदर। फिर जब आप री एंट्री करते हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर, तो उससे पहले डू नॉट अलाउ एनीवन टू री एंटर द बिल्डिंग अंटिल फायर ऑफिशियल्स गिव द आरटी और कंफर्मिंग दैट इट इज सेफ। ठीक है, बस का ये होता है ना कि आग लगती है, आप सेफ्टी का केयर कर दिया और आग के इम्पैक्ट की वजह से उसकी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपकी बिल्डिंग में, मतलब वीक हो जाता है। और अगर आप बगैर क्लियरेंस के अंदर एंटर हो जाते हैं, खुला रास्ता एक दफा बच गई, दूसरी दफा वो आपके ऊपर ही आ गए सारा स्ट्रक्चर, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी बिल्डिंग के इंस्पेक्शन करवाएं और जब फायर डिपार्टमेंट वाले आपके लोग क्लियरेंस लें फिर आप री एंटर हों। Report and review record incident details including time of the infection, response times and injury। ये आप अपनी इमरजेंसी प्लान के अंदर ये लिखें
कि किस टाइप के आग की डिटेक्शन हुई, रिस्पॉन्स टाइम कितना आपने लिया, आपको पता है ना, फायर इज फास्ट, तो रिस्पॉन्स टाइम को नोट करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई एग्जीम हुई है, रिव्यू या एमरजेंसी या रेगुलर स्पेशली आती है, इंसिडेंट आप दे दें तो कोई नहीं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपके प्लान का हिस्सा होनी चाहिए। रेगुलर फायर ड्रिल्स करें, ठीक है। उसके अलावा ट्रेनिंग रिफ्रेशर्स करें, अपने लोगों को ट्रेनिंग टाइम टू टाइम प्रोवाइड करें, उनको मतलब स्केड्यूल ट्रेनिंग्स करवाएं। और फायर सेफ्टी ऐसी ट्रेनिंग है कि ये कंटिन्यूसली होती ही रहती है, और ये लाजमी होती है। ये हेल्थ सेफ्टी के जो ऑफिसर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ये लाजमी कंडक्ट करते हैं फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग अपने वर्क साइट्स के अंदर। और इवन ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अगर ओवरऑल और हेल्थ सेफ्टी का शायद इतना शौक है या नहीं है, फायर सेफ्टी का बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सबसे ज्यादा स्पेंडिंग जो होती है हमारे यहाँ फायर सेफ्टी के ऊपर होती है। आप ये देखा, 1111 जो है, ये पूरा डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड पूरा डिपार्टमेंट कंट्री वाइड नेशनल लेवल पे सिर्फ फायर इमरजेंसी को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया। यहाँ पे ये भी फायर सेफ्टी की अहमियत है यहाँ पे, ठीक है जी। तो जेंटलमैन, दिस इज अप फ्रॉम माय साइड। हमने मुकम्मल कर ली ट्रेनिंग, और अब जो है आप के साइड पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं उसको एडजस्ट करूँ। कौन कौन है मेरे साथ? जी हैदर अली है, अवैस जी, अवैस जी, हैदर अली। कोई आपके जहन में फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो काइंडली आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्योंकि जो मैंने आपको एक्सप्लेन की चीज़ें फायर से रिलेटेड, इनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई आपको, क्योंकि आप कोई फायर के इंजीनियर्स तो नहीं होंगे वहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो तो जो बहुत डीप जाके फायर को एनालाइज करते हैं या उसकी साइंस को समझते हैं, वो उनकी कैटेगरी और होती है। लेकिन आपके लेवल पे फर्स्ट मतलब हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के लेवल पे इतना ही नॉलेज काफी होता है, जिसमें फायर की बेसिक टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड करना, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को अंडरस्टैंड करना, उसकी यूज को, और उसके बाद फायर ड्रिल्स वगैरह, एक्सटिंग्विशर का यूज करना, टाइप्स ऑफ फायर, और उसके साथ साथ एमरजेंसी जो आपका फायर प्लान होता है, प्रिवेंशन प्लान, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल करनी होती है, वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन तो नहीं, किसी पॉइंट के अंदर सब समझ आ गई आपको, या कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आप समझते हैं कि दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो मैं कर देता हूँ जी। जी सर, ऑल क्लियर। बट एक क्वेश्चन ये था कि हम्म, फॉर एग्जांपल हम अगर ऐसी जगह पर इंसिडेंट, एक फायर इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे हम्म, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, हम्म, फायर प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड हम्म, शॉर्ट सर्किट्स, लेकिन हम्म, उसके सराउंडिंग पर या जिस प्रेमिसेस के अंदर वो है, लेट्स हम्म, सपोज एक एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है कि सराउंडिंग में हाई एंडेड या हाई स्टेनलेस स्टील मटेरियल्स, मतलब मेटल्स मौजूद हैं, तो हम्म। सर उस सूरत में भी हम वही जनरल वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? उसके लिए देखें, जो आपने आइडेंटिफाई की टाइप, तो टाइप डी के लिए जिस किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज होता है ना, वो ही आप यूज करेंगे। पीछे मैंने आपको डिटेल से बताया कि किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आपने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए यूज करना है, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा उसी के ऊपर कह रहे मैं आपको दोबारा इसी के लिए चलता हूँ। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, ये देखिए, नहीं ये मेटल सेफ्टी, ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ये क्लास सी की फायर होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो एक्सटिंग्विशर्स है वो यूज होते हैं, ठीक है। और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो टाइप्स के एक्सटिंग्विशर जो है, ये आप इलेक्ट्रिकल फायर से रिलेटेड जो मतलब अगर कोई हैजर्ड है तो वहां पे आप, इसके अलावा कोई अगर आप यूज करेंगे, पानी वाला यूज करेंगे या पाउडर वाला यूज करेंगे, तो वो आपको नुकसान करेगा, फास्ट बाइट हो जाएगी पाउडर वाले से। आपके मतलब है कि वो आग तो नहीं बुझेगी, उल्टा नुकसान हो जाएगा। पानी यूज करेंगे तो करंट हो जाएगी वहां पे, तो इसलिए उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप सिर्फ इन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि किस टाइप की नेचर ऑफ फायर के लिए किस किस्म का
जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यूज करना है आपने, क्योंकि अब देखिए इस लेवल के ऊपर मैंने आपको बताया ना कि ये एक्सटिंग्विशर जो है ये पूरी फायर को बुझाने की रेमेडी नहीं है, ये उसके सोल्यूशन नहीं है, ये स्मॉल फायर्स, उस फायर की असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर मसलन या आपके किसी एरिया के अंदर, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मौजूद है, ठीक है ना, कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उसके इर्द गिर्द हाई एनर्जी मतलब इस टाइप की मटीरियल मौजूद है जो कि आग पकड़ सकती है तेजी से। तो अगर वहां पे छोटा शॉर्ट सर्किट हुआ है, आपने लोगों को ट्रेन किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर वहां पे रखे हुए हैं, ड्राई केमिकल या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में से कोई रखा हुआ है, तो वो फौरन उसके ऊपर यूज करें इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर, उस शॉर्ट सर्किट की से होने वाली आग को फौरन वहीं पे कंट्रोल करें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से इग्निशन तो हो गया ना, शॉर्ट सर्किट से चिंगारियां बनेंगी, इर्द गिर्द अगर कोई फ्यूल मौजूद है, बर्नेबल मटेरियल मौजूद है, कोई पेपर वुड ड्राई जो ग्रास होती है, कोई कपड़ा मौजूद है, मतलब कोई और इस टाइप की चीज, आपको पता है ऑफिस के अंदर जो इक्विपमेंट यूज होता है, ये सीलिंग वाला जो होता है, ये जो फॉर्म यूज होती है, ये भी फ्लेमेबल होता है, फौरन इन केमिकल्स के अंदर ये होती है कि फौरन आग पकड़ लेती है, ठीक है ना, बड़ी तेजी से ये आग फ्यूल के तौर पे यूज होती है। तो इसलिए वहां पे फिर मतलब आप ये देखें कि किस टाइप का हैजर्ड है, ठीक है ना, उस हैजर्ड की टाइप के रिलेटेड कौन सा एक्सटिंग्विशर यहाँ पे होना चाहिए, यही तो मेन काम है। सिर्फ नग पूरे करना मतलब है कि अहम नहीं होता, आपने सिर्फ यही नहीं देखना कि यार अगर फायर सेफ्टी का एक अरेंजमेंट हुआ हुआ है, यहाँ पे फायर सिलेंडर पड़े हुए हैं, बस बड़ी बात है जी सिलेंडर पड़े हैं, आग बुझाने वाले आलात पड़े हुए हैं, ये इतना जरूरी नहीं है। आप ये उससे आगे जाके देखना है कि जो सिलेंडर जहाँ पे पड़ा हुआ है वो वहाँ के लिए अप्रोप्रिएट भी है या नहीं है, और वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको उनकी ट्रेनिंग है या नहीं है। बड़ी इफेक्टिव ये स्ट्रेटजी होती है फायर सिलेंडर्स की, फायर एक्सटिंग्विशर्स की, क्योंकि अगर हमेशा फायर स्मॉल स्केल से स्टार्ट होती है, चाहे वो आप क्लास ए की फायर हो किसी पेपर वुड क्लॉथ से लगे, क्लास बी टाइप की फायर हो किसी गैसोलीन ऑयल पेट्रोल डीजल वगैरह से लगे, क्लास सी की फायर हो किसी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से, या डी की फायर जो मेटल वगैरह से, या के फायर जो है कुकिंग ऑयल वगैरह से, तो वो हमेशा स्मॉल स्केल से ही स्टार्ट होती है। फायर जो स्मॉल स्केल से स्टार्ट होती है, जो बर्स्ट होती है, ब्लास्ट होती है, वो बड़े होते हैं। ब्लास्ट तो पता है आपको, फिर जैसे ब्लास्ट इक्विपमेंट होता है वो उनका कोई और साइंस है, लेकिन ये जो फायर होती है ये हमेशा स्मॉल स्केल से स्टार्ट होती है। इग्निशन इसके लिए चाहिए होता है, इसके लिए फ्यूल चाहिए होता है, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये तीन चीजें चाहिए होती हैं, तब केमिकल रिएक्शन होता है। तो अगर आप उसी जगह पे जहाँ पे आग स्टार्ट हुई है वहीं पे उसको डिटेक्ट करके कंट्रोल कर लें, तो आप बड़ी आग से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप ध्यान में रखें, फायर इज फास्ट, फायर इज डार्क, फायर इज हीट, तो वो तीनों चीजें फिर आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। जी अगर ये क्लियर हो गया पॉइंट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जी। अपना अवैस आप की तरफ से कोई सर क्वेश्चन है? सर कोई नहीं नहीं क्वेश्चन? सर, बस समझ आ गई, सिंपल सी चीजें हैं सर। हाँ बिल्कुल, सिंपल है, लेकिन कहने को सिंपल है, लेकिन जब आप इनको करते हैं ना तो आप अक्सर इग्नोर कर देते हैं चीजों को। हम लोग मतलब ओवरऑल जब हम इसको मैनेज करते हैं, ठीक है ना, तो अमूमी तौर पे हम ये एक एज्यूम कर लेते हैं कि यार ये चीजें बड़ी सिंपल है, हमें पता है, लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड हम देखते हैं, अक्सर हम इंस्पेक्शन करते हैं फायर सिलेंडर्स की, तो वो पता चलता है जी कि ये एक्सपायर हो गए हैं। जब फायर सिलेंडर पड़े होते हैं, जब किसी को कहा जाए कि इसको चला के दिखाएं, तो वो उसको पकड़ने का तरीका नहीं पता होता। अच्छा, फायर सिलेंडर की एक और टेक्निक भी ये है कि जब आप इसको यूज करते हैं, अगर वो केमिकल है, पाउडर है या वाटर है, कुछ भी, उसको आप शेक करें पहले, क्योंकि पड़े पड़े बाज का वो गैस उनकी लीक हो जाती है, या वो जो केमिकल होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो वो गैस बनती नहीं है, मिक्स नहीं होती, जैसे CO2 वगैरह होती है, ठीक है ना। तो उसको पहले शेक करें, अच्छी तरह हिलाएं ऊपर से नीचे, शेक करने के बाद उसकी पिन जो है उसको डिटैच करें, उसको खींचें, सील उसकी खत्म करें, उसके बाद उसकी नोजल पकड़ें और बेस ऑफ फायर की तरफ उसको एम करें, उसके बाद उसको लीवर को स्क्वीज करें, और बेस और जो नोजल है उसको दाएं बाएं जो है वो मूव करें, ताकि फायर जो है वो बेस से भी कंट्रोल हो, और अगर दाएं और बाएं फैल रही है तो वहां पे भी कंट्रोल हो जाए, ठीक है ना।
तो इसी तरह बाकी जो टाइप्स ऑफ फायर हैं उनका भी अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाके आप एक इफेक्टिव इमरजेंसी एक्शन प्लान और उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको डिटेल से बता दी है। इंशाल्लाह ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी और ये प्रेजेंटेशन भी आपको उसमें मैं LMS में ये डाल दूंगा, उसमें आपके पास अवेलेबल होगी। और आप इससे फिर भी मतलब दोबारा भी अगर कंसल्ट करना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये चूंकि एक जनरल नॉलेज की ट्रेनिंग है इसलिए इसका एग्जाम हमने नहीं रखा हुआ, एक मतलब आपके नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए। बाकी कल इंशाल्लाह हम ISO 45001 की ट्रेनिंग करेंगे, जो इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग है ISO 45000 की। और फिर इंशाल्लाह परसों कोशिश करेंगे हम फर्स्ट एड जो हमारी लास्ट ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। अभी मेरा ख्याल है कि आप लोग भी थक गए होंगे और मैं तो थक ही चुका हूँ, ठीक है। तो थैंक यू अगेन आप लोगों के आने का। जो नहीं आए वो उनका भी थैंक यू, क्योंकि वो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इंटरनेट की किसी का जो है वो मतलब है कि क्योंकि इसमें शायद वो ग्रेडिंग नहीं है इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, बट इंटरेस्ट होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फायर सेफ्टी। तो एनीवेज आप लोग आए, थैंक यू वेरी मच। तो शबा खैर करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे सेम टाइम 9 बजे अपने ISO 45000 के टॉपिक के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी ज्वाइन करना है, ऑडिटिंग करना, अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को चेक करना कि क्या वो काम कर रहा है सही नहीं कर रहा, उसके क्या तरीकाकार होता है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी अल्लाह ओके हाफिज। मच। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।